मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं संस्कृति के वातायन से मूल्यों के मोती के इस कड़ी में, जहां हम छत्रपति शिवाजी के जीवन के एक ऐसे अनछुए अनकहे पहलू को स्पर्श करेंगे और उस कहानी को मैं आपके साथ साझा करूंगा जो हमें एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव रखने के लिए न सिर्फ प्रेरित करेगा बल्कि मेरा विश्वास है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि सुदृढ़ राष्ट्र की आधारशिला का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। लेकिन इसके पहले कि उस अनकही अनछुए कहानी को आपके साथ साझा करूं, एक दूसरी बात भी कहता चलूं कि जितना बड़ा हमारा सौभाग्य रहा है, कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य भी उतना बड़ा रहा, क्योंकि जहां हम एक और छत्रपति शिवाजी के जीवन की उन तमाम प्रेरणादायी कहानियों को जानते हैं, वहीं अगर हमें यह कहना पड़े कि एक अनकही कहानी, एक अनछुई कहानी, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य इसलिए है कि आखिर वो कहानी कैसी है कि जिसे आज तक कही नहीं गई और उसे हम जान नहीं पाए। तो मित्रों, यहाँ हमारा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 1947 यानी नेहरू के समय से लेकर के और बीते कांग्रेस के रिजिम तक कुछ वर्षों जो बीच के बीते हैं उन्हें छोड़ दें तो एक लंबे समय तक ये जो हमारे राजनेता लोग रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को तुष्ट करने के लिए इतिहास को एक विषैले तरीके से फिल्टर किया और उन्हीं चीज़ों को पब्लिक कंजम्पशन के लिए आने दिया जो उनके पॉलिटिकली करेक्ट होने को बल देता हो, उन्हें मुसलमानों और ईसाइयों की नज़र में उनका चहेता बने रहने का मार्ग प्रशस्त करता हो। और इस नाते जानबूझकर बहुत सारी चीज़ों को छुपा करके रखा गया और हम उनसे वंचित रहे। जो भी हो, इस विषैले किले को तो तोड़ना होगा जो हमारे इर्द गिर्द शिक्षा के नाम पर बना करके हमें उसे हमारे ऊपर थोप दिया गया और हमें उस शिक्षा कारागार का बंदी बना दिया गया। चलिए मित्रों, अब मैं आता हूं आज की इस कड़ी की मूल कहानी पर, जहां संस्कृति का वातायन हमें आमंत्रित कर रहा है कि हम एक गौरवशाली दृश्य को देखें और उसे प्रेरित होकर के सुदृढ़ राष्ट्र की आधारशिला रखें। मित्रों, बात उन दिनों की है जब शिवाजी अपने बाल्यकाल में थे। ज्ञातव्य है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ और 1637 और 38 की यह कहानी है जब शिवाजी पहली बार ग्रामीण परिवेश को छोड़ करके और नगरीय वातावरण में जाते हैं। लेकिन जब वे जाते हैं उसके पहले की भी कहानी हम जान लें। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान के सामंत थे और उनकी महत्वाकांक्षा थी कि जिस प्रकार वे सुल्तान के दरबार में सामंत हो करके और सुल्तान के नज़रों में वो अपनी एक बड़ी छवि बना करके रखे, एक लॉयल छवि बना करके रखे, इसी प्रकार उनका कोई ना कोई पुत्र भी इस परंपरा को निभाए। इस नाते वे चाहते थे कि शिवाजी या फिर व्योमकेव जी दोनों में से कोई भी इस परंपरा को आगे बढ़ाए। इस बीच में उन्हें सूचना मिली थी कि बालक शिवाजी अपने उदंड और विद्रोही स्वभाव के कारण तमाम उन कहानियों की रचना कर रहा है जो शाहजी भोसले के आदिल शाही सुल्तान की नज़रों में बड़ा और अनुकूल बने रहने, लॉयल बने रहने के राह में रोड़ा बन सकता है। इस नाते वे 1637 में अपनी श्रीमती जीजाबाई और अपने पुत्र शिवाजी को साथ लेकर के बीजापुर पहुंचते हैं। रास्ते में एक घटना घटती है कि जिन रास्तों से शिवाजी अपनी माता पिता के साथ गुजर रहे होते हैं, उन रास्तों के दोनों तरफ तमाम गांव विध्वंस की कहानियां कहते थे, क्योंकि ये जितने भी मुसलमान शासक थे वे अनायास बिना किसी कारण के ही हिंदू गांवों में घुस जाते और उन्हें तबाह कर देते।
वृक्षों को जला देते, फसलों को जला देते, लोगों के बहु बेटियों को उठा करके ले जाते और विध्वंस और क्रूरता की ऐसी कहानियां पीछे छोड़ जाते जिनकी गवाही वृक्ष और जले हुए फसल और उजड़े हुए गांव देते रहते। और इस बीच में राजाओं के बीच की लड़ाइयां तो होती ही थी, इस बीच में बीजापुर और मुगलों के बीच की लड़ाइयों ने भी इस कहानी को और विभत्स कर दिया था। इन दृश्यों को देख करके बालक शिवाजी के मन में इन यवनों के प्रति जो उनके मन में विद्रोह था, वह विद्रोह अब एक नया रूप ले रहा था। जो भी हो, जब वे बीजापुर पहुंचते हैं तब दो घटनाएं घटती है, जिसमें से एक घटना तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ना सही लेकिन लोक कथाओं के माध्यम से सर्कुलेट करती रही हैं। लेकिन एक कहानी जिसे आज मैं मूल रूप से कहने जा रहा हूं, उसे जानबूझ करके छुपा करके रखा गया था, अनकहा कह के रखा गया था। शाहजी भोसले अपनी महत्वाकांक्षा के तहत अपने पुत्र को आदिल शाही सुल्तान के समक्ष ले जाना चाहते हैं और एक दिन ले जाते हैं, और इस आशा में कि संभव है सुल्तान शिवाजी से प्रसन्न होकर के शाहजी भोसले की विरासत, जो सामंत शाही विरासत है, वो शिवाजी को ही सौंप दे। लेकिन जब वे दरबार में पहुंचते हैं तो इन मुगलों ने, मुसलमानों ने, आदिल शाहियों ने एक इतनी घृणित परंपरा का सूत्रपात किए हुए रखा था अपने दरबारों में कि जो भी आए वो उन्हें उनकी तरह से उनका अभिवादन करे। लेकिन शिवाजी सिर्फ इस नाते उस सुल्तान का अभिवादन करते हैं कि तुम उम्र में भी बड़े हो और तुम यहाँ के राजा हो। लेकिन वे भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथों को जोड़ करके उसका अभिवादन करते हैं। इस बात का वह बहुत बुरा मानता। लेकिन शाहजी भोसले की सेवा को देखते हुए, उनकी लॉयल्टी को देखते हुए वह शिवाजी को कुछ कहता नहीं है। लेकिन शाहजी भोसले को लग जाता है कि उनकी आशाओं पर तुषारपात हो चुका है, और अब वे निराश होकर के शिवाजी को कहते हैं कि कुछ दिन बीजापुर में बिताओ और फिर जब अनुकूल समय होगा तो तुम अपनी माता के साथ वापस चले जाना। इस बीच में शिवाजी को बीजापुर भ्रमण करने का पूरा मौका मिलता है, पूरा अवसर मिलता है। और जब वे बीजापुर की गलियों में घुमा करते हैं तो वहां की विलासिता, भौतिक समृद्धि और ग्रामीण इलाकों की बदहाली के बीच में तुलना करके बड़ा अंदर से दुखी हो जाते हैं। अगर कोई और बालक होता तो संभव है कि विलासिता विगलित बीजापुर नगर को देख करके प्रभावित हो जाता और कहीं ना कहीं अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए लालायित हो जाता। लेकिन शिवाजी उस मिट्टी के नहीं बने थे। जीजाबाई ने कठोरता से शिवाजी का अपने कोमल वात्सल्य में रख करके एक कठोर बालक, एक महान और हिंदू सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत एक ऐसे बालक का निर्माण किया था जिसे भौतिक विलासिता की चकाचौंध क्षण भर में या क्षण भर के लिए भी डिगा ना सके। जो भी हो, वो नगरों का भ्रमण करते, वहां की लोगों की मानसिकता को जानने का प्रयास करते। यद्यपि वहां पे आदिल शाही सुल्तान का शासन था, बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, लेकिन मुसलमान शासकों और सैनिकों से दबी, कुचली, अपमानित थी। और इस नाते मुसलमान जो उनसे कम संख्या में थे, वे तमाम वैसे कृत्य करते रहते थे जिनसे हिंदुओं के मान बिंदुओं का अपमान होता रहे। और उसी कड़ी में, उसी बीजापुर नगर में गौ हत्या एक आम बात थी। जब शिवाजी को इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने वहां के कुछ लोगों के मध्य जा करके उन्हें अपने धर्म के प्रति जागरूक करने का एक ऐसा भावपूर्ण संदेश दिया जिससे पूरा नगर लगभग विद्रोह में उठ खड़ा हुआ। और तत्काल ही वे सभी गौ हत्या के विरोध में मुसलमानों के तरफ दौड़ पड़े और एक तरह का, जिसे आज के संदर्भ में दंगा कहते हैं, लेकिन उन दिनों के संघर्ष के संदर्भ में वह एक तरह का जागरण था। वे दौड़ पड़ते हैं और सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, शासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और जब शाहजी भोसले को इस बात की जानकारी मिलती है कि इन सारे फसाद के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनका पुत्र शिवाजी ही है, तो वे बड़ा दुखी होते हैं। और दुखी होकर के शिवाजी की माता जीजाबाई से कहते हैं कि तुम्हारा यह पुत्र ना तो मेरी विरासत संभालने के योग्य है और ना ही कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लायक भी है। इसलिए वे तत्काल माता पुत्र के जाने की व्यवस्था करते हैं। और इस प्रकार
शिवाजी के जीवन का ये पहला ऐसा अवसर था जब वो बिना किसी हथियार के और यह जानते हुए कि आदिल शाही सुल्तान कितना समर्थ है, सबल है और उसके सैनिक कितने क्रूर हैं, फिर भी वे समाज को आंदोलित कर देते हैं और गौ हत्या के विरुद्ध सारा समाज कमर कस के खड़ा हो जाता है और तत्काल बीजापुर का नगर एक समर क्षेत्र बन जाता है। अगर हम उस समय के बीजापुर की कल्पना करें जहां सब कुछ विपरीत, और आज वर्तमान भारत की कल्पना करें जहां कम से कम कोई प्रत्यक्ष में मुगल या आदिल शाही शासन में नहीं है, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि हम कितने कापुरुष और कितने मुस्लिम और ईसाई परस्त होकर के जी रहे हैं। क्योंकि आज भी जब नरेंद्र मोदी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो भी दुर्भाग्य हमारा और हम हिंदुओं की ऐसी कापुरुषता कि हमारी ही आंखों के सामने, कोई छुपा करके नहीं, गौकशी की जा रही है, जिसके विरुद्ध में बालक शिवाजी 10 या 11 वर्ष की अवस्था में विद्रोह का बिगुल फूंकते हैं और सारे समाज को खड़ा करके और क्षण मात्र में एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर देते हैं जिसे सैनिक सहायता मिल जाती तो दृश्य तत्काल बदल जाता है। मित्रों, यहाँ एक और बात समीचीन है, वो उसे बताता चलूं कि बीजापुर में शिवाजी सिर्फ 2 बार गए, एक बार बचपन में और दूसरी बार जब वे हिंदू पदपादशाही की स्थापना कर चुके थे, तब वे दूसरी बार जाते हैं जब वे हिंदू सम्राट के रूप में उसी बीजापुर में प्रवेश करते हैं जहां उन्हें अपमानित करके उनके पिता ने निकाला और जहां का आदिल शाही सुल्तान उनसे खफा हो गया था, उसी नगर से वे निकल जाते हैं। लेकिन जब वे हिंदू पदपादशाही की स्थापना करने के बाद उस नगर में लौटते हैं तब पूरा नगर उमड़ करके उनका स्वागत करता है। मित्रों, संस्कृति के वातायन से मूल्यों के मोती की इस कड़ी को निष्कर्षतः मैं विराम देता हूं और अगली कड़ी में ऐसी ही किसी न किसी प्रेरणादायी कहानी के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद मित्रों।